अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम अन्नदाता में बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह इस बार भी हम कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। SRI विधि से धान की रोपाई पर संपूर्ण जानकारी। संतरा के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। गेंदा की उन्नतशील किस्में एवं नर्सरी तैयारी। हमारे राज्य में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन बहुत से किसान अभी भी इसकी खेती परंपरागत विधियों से ही करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में प्रगतिशील किसान धान की खेती वैज्ञानिक द्वारा विकसित उन्नत तकनीक SRI विधि से करके अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। इस बारे में हमारे किसान भी कुछ जानकारी चाहते हैं, आइए मिलते हैं उन्हीं से। धान की फसल लेना चाहता हूँ और मैं इसके लिए विशेषज्ञ से जानकारी लेना चाहता हूँ। SRI पद्धति क्या है, फसल किस तरह तैयार की जाएगी, कौन सी वैरायटी अच्छी है, कैसा लगाया जाएगा, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी दी जाए। तो धान की खेती SRI तकनीक से कैसे की जा सकती है, आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह से। एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको कि यदि आपने SRI पद्धति की खेती करने के लिए यदि आपने नर्सरी तैयार कर लिया है तो फिर अब उसको मेन खेत जो आपका मुख्य खेत है उस खेत की तैयारी आप कैसे करें, पौधरोपण आप कैसे करें और क्या क्या सावधानियां हैं, इस पे हम आपको यहाँ विस्तृत में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपको बता दें कि SRI में कभी भी पानी का जल जमाव वाले खेत में आपको नहीं करना। वैसे खेत का आप सिलेक्शन करें, चुनाव करें जहां पर कि क्या हो कि पानी रुकता न हो। हम अगर मचाएं, ट्रैक्टर अगर डालें तो उससे कीचड़ भर बढ़िया से मच जाए और मचा करके उस खेत को हम समतल बना लें। तो उससे पहले एक चीज होती है, कम से कम 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर जो मैंने आपको बताया, ये पूरी खाद आपकी अच्छी तरह से पूरी तरह से खेत में फैला करके और उसके बाद ही मचुआ आप करेंगे। पडिंग करने के बाद जब अंतिम पाटा आप लगाते हैं उससे पहले तो 1 हेक्टेयर में DAP करीब 120 किलो और MOP का जो पोटाश का जो डोज होता है वो होता है 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो कम से कम मान के चलिए 1 हेक्टेयर में वो 50 किलो वो भी लग जाएगा आपका। और 25 किलो जिंक सल्फेट ये आपका लगता है। अब दूसरा काम ये हो जाता है कि हम बच जाता है नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन को कैसे प्रयोग कराएं? तो नाइट्रोजन को आपको हम बता दें कि नाइट्रोजन जिस पानी में आपने ट्रांसप्लांटिंग किया है तो सूखता है करीब 7 से लेकर 8 दिन बाद। तो 8 से लेकर 9वें दिन आप मान के चलिए कि हम बोलते हैं अगर 1 हेक्टेयर आपका एरिया है तो 1 हेक्टेयर में करीब 50 से लेकर 60 किलो करीब अब पहला जो पड़ना चाहिए इतना पड़ता है वो यूरिया का। 50 से लेकर 60 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में आप बुरखवा दें। दूसरा जो होता है हमारा, इसकी थोड़ी सी जब पौधा हमारा करीब 30 से लेके 32 दिन का हो जाए उस अवस्था में करते हैं। तीसरा हो जाता है 45 से लेके 50 दिन पर। और चौथा जो अंतिम डोज हम आपको करते हैं वो होता है आपका गभोट की अवस्था में।
तो गभोट की अवस्था में भी कम से कम आप मान के चलें कि करीब 20 किलो पर एकड़ या 20 से लेके 25 किलो पर एकड़ का आपको गभोट की अवस्था में भी देना है। मचा देने के बाद खेत को देख लीजिए आप कि पूरा का पूरा आपका खेत एकदम तरह से समतल हो, मतलब उसमें पानी कहीं भी किनारे भी पानी न लगा हो, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ मचा हुआ है, ऐसी अवस्था में का खेत आपका होना चाहिए। पौधों को डिस्टेंस जो मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है रस्सी का, जिससे हम एक खूंटी इस टाइम एक इस ओर और एक खूंटी उस ओर गाड़ के और फिर 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम नई नई खूंटियां बदलते चले जाएं और उनका निशान मेरे खेत में पड़ता चला जाए। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका ये होता है मार्कर सिस्टम। अब लोहे के बने बनाए सिस्टम होते हैं जालीनुमा, जो कि 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पे वो खुद ही फिट होते हैं और हम उनको एक खेत में खींचते चले जाते हैं। आड़ा और सीधा ये दोनों तरह में बने रहते हैं उसमें, और वे एक एक क्या करते हैं कि पूरे 25-25 सेंटीमीटर की दूरी लंबाई में और 25-25 सेंटीमीटर की दूरी चौड़ाई में ये काटते चले जाते हैं और निशान बनता चला जाता है। ये तो ये सबसे सरल तरीका होता है। यदि हम मार्कर सिस्टम का प्रयोग करें तो इसमें बहुत सारे मैंडेज या आदमियों की बचत हो जाती है। तो ये आप अपने से भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो इसकी सप्लाई भी करते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो पौध का रोपण करने के लिए आप जो आपने अभी छाया में भंडारण किया हुआ है नर्सरी को, उस नर्सरी को आप मिट्टी सहित उठा लें। उठा लेने के बाद जो भी रोपण करने जा रहा हो उससे आप हमेशा ध्यान से एक चीज बता दें कि जब भी वो मिट्टी में से पौधे को निकाले तब उसकी जड़ें तथा जो उसमें बीज लगा हुआ है, जो धान लगा हुआ है, जिसपे पौधा उगा है, जिससे वो कभी टूटे न। तो ध्यान से यदि आप लगा करके उठा मतलब अगर निकालें, उससे निकाल लेंगे तो देखेंगे कि धान अगर नहीं टूट रहा है तो ये सबसे बेस्ट तरीका आपका है। और उसको धीरे से उतनी ही गहराई में गाड़ें, लगाएं जमीन में, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जड़ें भर भीतर घुस जाएं और धान ऊपर खड़ा रहे। मतलब जिस तरह से नर्सरी में जैसा था वैसी स्थिति में ही आप यहाँ भी मार्किंग का सिस्टम जो 25 बाई 25 है उसमें आप लगाते चले जाएं। इस तरह से यदि आप लगाते चले जाएंगे तो हम आपको बता दें कि करीब तीसरे दिन ही वो पौधा उठ के चलना शुरू कर देता है। कि जिस दिन आपको लगे कि अब ये क्या हो, जमीन सूख गया है, तो जमीन ज्यों ही सूखता है त्यों ही क्या होते हैं कि खरपतवार उगना शुरू कर देते हैं। ये तो खरपतवार जब लगे आपको उगना शुरू कर दे रहे हैं तो आप चाहे कोनावीडर हो, चाहे आपका हो हैंड हो जिसे बोलते हैं आप, इन दोनों को आप उनके बीच में आसानी से चला सकते हैं। और आसानी से चला इसलिए सकते हैं कि उन्हें 25 से 25 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन है। तो इसको आप खेत में चलाते रहें। पहला तो कम से कम 10 से लेकर 12 दिन बाद, जब पहले खेत आपका सूख जाता है, नए घास सब निकलते हैं तब। दूसरा जो हम चलाते हैं वो चलाते हैं 30 से लेकर 35 दिन बाद, जब थोड़ा और बड़े से अगर कचरे अगर निकलते हैं तो वो निकल जाते हैं, पानी खेत में रहता है। तो एक लाभ पौधे को ये भी मिलता है कि जितने भी हम कोनावीडर या मान के अगर हैंड हो यदि चलाते हैं तो वो जो भी कचरे होते हैं उसी में सड़ते चले जाते हैं, जिनसे पौधों को हरी खाद भी मिलती है। ऐसे किसान जिनके पास कम खेती है या जिनके पास ज्यादा खेती है, ये दोनों लोग कर सकते हैं। कम खेती वालों के लिए ज्यादा सुटेबल है, जिनके पास खेत कम है, क्योंकि कम एरिया में उनको ज्यादा प्रोडक्शन लेना होता है, उनके लिए जबरदस्त अच्छा टेक्नोलॉजी है। और ज्यादा खेत वाले हैं, यदि अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा यदि बढ़ाना चाहते हो तो यह SRI से बढ़िया विकल्प मेरे समझ से कोई नहीं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। भारत का नियाग्रा, मिट्टी का स्वाद, महाभारत का महागान, पत्थरों की पहेली सुलझे तो बोल उठे, पुराणों के प्रमाण कुछ तो खास है, सब अपने पास है, हमार धरोहर। नामवर फनकारों की शानदार कलाम से झिलमिलाती महफिल हर रविवार रात 11 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में संतरे के बाग मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा आदि जिलों में व्यापक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और अभी आपको बता दें, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में इन बागों की विशेष देखरेख करना बेहद जरूरी हो जाता है, तभी आगे चलकर ज्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है। हमारे संवाददाता ने ग्राम जयसिंहपुरा, जिला नीमच के प्रगतिशील किसान से संपर्क किया, जो कि संतरे का बाग लगा रखा है। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। जैसे अभी जो संतरों का जो चल रहा है, ये सर्दी का फसल के लिए है अभी फल, और अभी गर्मी के लिए जो अपन ने तवण दी थी लंबे समय के लिए, जो उसमें पानी अभी जल्दी गिर गया, तो वो तो उसमें अभी ख़त्म हो गया तवण का मामला। तो गर्मी का फसल का आने की संभावना कम है, और अभी फ़िलहाल तो सर्दी के फसल के लिए काश्तकारों को विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए जो मक्खी रोग जो होता है, उसके लिए काश्तकारों को जो स्प्रे करना है वो पहले से ही करना पड़ेगा। और DAP 12-32-16 का भी इसमें खाद का डोज देना है। और आप चाहें तो भाई इसमें सोयाबीन भी बीच में बो सकते हैं। सर्दी की फसल में जो गर्मी का फल आता है उसमें फसल नहीं बो सकते। इसके लिए वही है कि भाई रोग नहीं आए और इसका टाइम टू टाइम स्प्रे करें। इस करके यही ध्यान रखना है कि जो पानी बरसता है और ज़्यादा खेत में इकट्ठा हो जाता है, उसको नाली खोद के और पानी को बाहर निकालना अनिवार्य है, नहीं तो आपके पौधे गल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो बारिश के मौसम में संतरा के बगीचों का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर CP पचौरी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपने मध्य प्रदेश में प्री मानसून बरसात हो गई है और कई जगह पे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बरसात हो गई, तो बुवाई का कार्य आपका चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि जो किसान भाई जिन्होंने संतरे का बगीचा लगा रखा है, संतरे के बगीचे में भी बहुत देखरेख की आवश्यकता होती है। और ये इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, क्योंकि इसी समय नई जो फुटान आती है पौधे के ऊपर, नई पत्तियां आती हैं, उनके ऊपर सीधी एक साथ इल्ली का अटैक होता है। साथ ही साथ जो भूमिगत जितने भी कीड़े हैं वो उस पौधे के ऊपर अटैक करते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को फलों की देखरेख और प्रबंधन की बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पूरे बगीचे में पहले तो आप जुताई गुड़ाई करके उसमें जितनी भी घास नीदा उगा है उसको आप नियंत्रित कर दें। दूसरा एक ध्यान रखना है कि जिन किसान भाइयों ने बरसात से पहले जो बोडो पेस्ट की पुताई करनी थी, अगर कर दी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं की है तो वो किसान भाई भी पौधे के तने पे नीला तोता और चूना 1 किलोग्राम नीला तोता लेना है, 1 किलोग्राम चूना लेना है और उसको 20-20 लीटर पानी में गला के और पौधे की ऊंचाई के अनुसार तने की जो है पुताई कर दें। साथ ही साथ पौधे के ऊपर नमी आते ही भूमिगत कीड़े जो है एक साथ निकल के अटैक करते हैं, और विशेषकर जो काले कलर की जो इल्ली है तो किसान भाई जो पत्ती को खाती है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अगर वो COC जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसका किसान भाइयों को 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के मान से स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारे पौधे के जो पत्तियां हैं या रस चूसक कीड़े हैं उस पर अटैक ना कर पाए। ये किसान भाइयों को संतरे के बगीचे में विशेषकर ध्यान रखना है। साथ ही साथ कई बार होता है कि एक साथ फुटान लेते ही पौधे की शाखाएं इधर उधर आ जाती हैं, तो अगर कोई अवांछित डाली दिखाई दे रही है तो उस पर भी किसान भाई को कटाई कर देनी है। साथ ही साथ इसी समय पोषण की पूर्ति करना, जो किसान भाई बाहर लेने वाले हैं, बाहर उन्होंने सेट कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि फलों की जो संख्या के अनुसार किसान भाइयों को पोषण की पूर्ति करनी है। और सामान्यतः जो रिकमेंडेशन है उसमें लगभग 15 से 20 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद किसान भाई को लेनी है। अगर केंचुआ की खाद है तो उसको 1/3 कर सकते हैं, यानी 5 किलोग्राम प्रति पौधे के मान से दे सकते हैं। साथ ही साथ NPK जो उर्वरक की बात है, तो जो 12-32-16 उर्वरक आता है 400 से 500 ग्राम प्रत्येक पौधे पे, पौधे के थाले में जो उसकी रिंग के अनुसार गुड़ाई करके, रिंग विधि से या थाले मिला के और गुड़ाई करके उसको खाद को उर्वरक को मिलवा दें। साथ ही साथ थाला बनाना नितांत जरूरी है, और थाले में विशेषकर ध्यान रखें कि थाले को हमेशा बाहर से अंदर की ओर बनाना चाहिए, ताकि पौधे के तने के पास जो है पानी न टच होना चाहिए, और ये किसान भाइयों को विशेषकर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अन्य कोई अगर समस्या आती है, फल फटने की समस्या आती है, तो अगर देख ले आप उसमें बोरोन की अगर कमी है तो बोरेक्स भी जमीन में मिला सकते हैं। तो ये किसान भाइयों को ध्यान रखना है संतरे के बगीचे में। और अगर कोई दिक्कत आती तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं। आगे और भी है बहुत कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। की खेती के अंतर्गत प्रदेश के जो किसान गेंदे की खेती करना चाहते हैं उनके लिए अभी इसकी नर्सरी डालने का उचित वक्त चल रहा है। तो गेंदे की नर्सरी डालने के लिए कौन सी किस्म का चयन करें तथा वैज्ञानिक संस्थितियों के अनुसार नर्सरी किस प्रकार डालें जिससे स्वस्थ पौध प्राप्त हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. राय। बरसात के मौसम में जो आमतौर पे फूल के पौधे लगाए जाते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले खेत की तैयारी की जाए। और तैयारी से मेरा मतलब है कि पहले खेत की जुताई करके उसमें जो भी स्टबल्स हैं, घास हैं, कंकड़ हैं, इनको निकाल दिया जाए, मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाए। और जो बेड तैयार करते हैं उसकी साइज़ होती है 1 मीटर चौड़ाई और लंबाई 2 मीटर या 3 मीटर रखी जा सकती है। और ऐसा बेड बनाने से सुविधाजनक होता है। और 2 बेड अगर साथ बनाना है तो दोनों में 50 से 60 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए ताकि बेड के दोनों तरफ से काम किया जा सके। तो इस साइज़ का बेड बनावें। और बेड बनाने के लिए पहले खेत की सफाई कर लें। सफाई करने के उपरांत और जब जुताई या कुड़ाई कर रहे हैं उसी समय 10 किलो सड़ी गोबर की खाद, 10 ग्राम नाइट्रोजन की खाद, 10 ग्राम फास्फोरस की खाद और 10 ग्राम पोटास की खाद, ये सब मिला दें। और ये मात्रा जो है 1 मीटर गुणे 1 मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर के बेड के लिए है। और इतना मिलाने के उपरांत मिट्टी को समतल कर लें और समतल करने के बाद इसे अगर चाहें तो भिंगा लें, हल्की सिंचाई दे दें ताकि मिट्टी में नमी आ जाए। और फिर बराबर कर लें और बराबर करने के बाद फिर बिछड़े की रुपाई करें। उन्नत प्रजातियों पर नजर डालें तो गेंदे की प्रजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अफ्रीकन प्रजातियां। इस किस्म के पौधे 1 मीटर लंबे होते हैं, फूल का आकार बड़ा होता है और कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जिनके पौधों की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, परंतु फूल बड़े आकार के होते हैं तथा कुछ किस्में सिंगल टाइप के पुष्प देने वाली होती है। अफ्रीकन वर्ग में आने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं। दूसरा वर्ग है फ्रेंच किस्में। इसके पौधे छोटे होते हैं, कई रंग के पुष्प आते हैं। इस वर्ग में आने वाली प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। और बिछड़े की रुपाई के लिए जरूरी है कि पहले बिछड़ों को उपचारित कर लें किसी फंजीसाइड से। उपयुक्त होता है कि कार्बेंडाजिम नाम की एक दवा आती है, उसका 2 ग्राम 1 किलो मात्रा के लिए ज़रूरी होता है, तो उसको लें और उससे उपचारित कर लें पहले। और आजकल फूलों के बीज चूँकि हाइब्रिड होते हैं और काफ़ी महंगे आते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि अगर आप बेड को फॉर्मेलिन से उपचारित कर दें। और फॉर्मेलिन से उपचारित करने के लिए ये है प्रक्रिया कि 2% फॉर्मेलिन से बेड की मिट्टी भिगा दी जाती है और भिगाने के उपरांत उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं। पॉलीथीन से करीब 2 दिन 48 घंटे तक ढकना चाहिए।
और ढकने के उपरांत ये फिर खुला छोड़ते हैं बेड को, ताकि फॉर्मेलिन का जो गंध है वो पूरी तरह से निकल जाए, और निकलने के उपरांत ही बुआई करते हैं। फॉर्मेलिन का गंध अगर उसमें बेड से मिट्टी से आती रहेगी तो हो सकता है कि जर्मिनेशन या अंकुरन में प्रभाव डाले, बुरा प्रभाव डाले। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप दो दिन या हो सके तो 3 दिन तक खुला छोड़ें, ताकि फॉर्मेलिन का गंध पूरी तरह से बेड से निकल जाए, और तब बिछड़ों की रुपाई करें। और रुपाई करने के उपरांत पुनः सिंचाई से, फव्वारे से हल्की सिंचाई देते हैं ताकि मिट्टी नम हो जाए। और उसके बाद निकलने के उपरांत यदि बेड में आप देखते हैं कि कोई घास निकलता है तो उसको निकोनी करके निकाल देते हैं, तुरंत निकालते हैं ताकि वो विकसित ना होने पाए। और बेड को बिल्कुल साफ़ रखा जाता है ताकि बिछड़े जो हैं वो स्वस्थ रहें, और सिंचाई के प्रति थोड़ा सजग रखें। यदि इस बीच कोई भारी वर्षा होती है और पानी जम जाता है बेड के आसपास या बेड के भीतर, तो उसको निकालना ज़रूरी है। और ये बेड बनाते समय भी ध्यान रखें कि बेड थोड़ा ऊंचा रहे ताकि आसानी से वर्षा का पानी निकले। ध्यान रखना चाहिए कि पौधे जब निकालें तो जड़ें उनकी कम से कम टूटें, और पौधे को जहाँ से नर्सरी बेड से जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ तक अगर ले जाना है, सावधानी पूर्वक ले जाते हैं ताकि वो उनमें कोई वो सूखे ना, या उनमें किसी तरह की नुकसान, उनको क्षति ना पहुँचे, और फिर वहाँ ले जा करके उनको प्रतिस्थापित करते हैं या रोकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए तमाम प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलवारा, जिला जबलपुर के कृषक अजय केवट ने। यह बकरियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो अजय केवट जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, मैं आपको आज बकरियों में गर्मी एवं गर्मी के साथ अब बरसात की शुरुआत होने वाली है, इसमें आपका कैसे बकरियों का प्रबंधन करें, इस विषय पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाइयों, बकरी पालन जो है हमारे गरीब किसानों के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसके जो है छोटी होने के कारण, एक तो छोटी है और कम स्थान घेरती है, ऐसे में इसका रखरखाव जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है, और अपने वज़न और अपने आकार के हिसाब से ये अधिक उपजाऊ मानी जाती है। कारण कि बकरी लगभग जो है 12 महीने में से लेकर 13 महीने में 2 बार ब्याह जाती है, और ये बहुत जल्दी तैयार होती है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के 7 से 8 महीने की अवस्था में जब बकरी होती है तो गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार जो है ये कम समय में तैयार होने वाली एक नस्ल है, और ख़ासकर इसमें जो बर्बरी नस्ल की जैसे हम बात करेंगे तो बर्बरी जो है किसान भाइयों आजकल देख रहे हैं कि आजकल चारों तरफ फसल लगी रहती हैं और सघन खेती हो गई है, और ऐसे में जो प्रति खेत होता है या चराई का क्षेत्र होता है, ऐसे में क्षेत्रों का अभाव है। तो ऐसे में पशुपालक भाइयों आपको जो है एक स्थान पर बांधकर बकरी पालन करना चाहिए। इसके लिए बर्बरी नस्ल जो होती है बहुत ही अच्छी उपयुक्त होती है। तो इसके रखरखाव में विशेषकर आप देख रहे होंगे पशुपालक भाई कि खासकर हमारे पशुपालक भाई जो है अभी भी ज़्यादातर लोग जो है बकरियों को चराने पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, एकदम सूखा है, शुष्क है, और चारे की बड़ी कमी है, तो बाहर जो है चारा उच्च क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, जिससे कि बकरियां तो किसी तरह से अपना पेट भर लेती हैं, लेकिन अगर बकरा मांस पालन के लिए कर रहे हैं तो अच्छा वजन नहीं प्राप्त करेगा, या बकरी जैसे ब्याई हुई है तो इतना आहार ग्रहण नहीं कर पाएगी तो बच्चों को अपना दूध जो है पूरा पैदा कर सके। ऐसी कंडीशन में क्या करें कि जब बकरियां जब चर के आती हैं तो दूध देने वाली अगर प्रौढ़ मादा है तो उसको कम से कम 250 से 300 ग्राम जो है
दाने की आवश्यकता होनी चाहिए। वो भी दाना जो है उच्च क्वालिटी का, उसमें प्रोटीन का मात्रा अच्छा हो, उसमें कुल पाचक पोषक तत्वों की मात्रा उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार का दाना अगर हम 250 से 300 ग्राम देते हैं तो चरने के बाद पर्याप्त मात्रा में उससे उसको बच्चों को दूध मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम उनको किन्हीं कारणों से नहीं चरा पा रहे हैं, एक स्थान पर बांध के चरा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है सूखी घास या भूसा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो एक प्रौढ़ जो मादा होती है कम से कम 30 से 35 किलोग्राम की होती हैं, तो उस हिसाब से इनको जो है 1 से 1.5 किलोग्राम भूसे में जो है आप 300 ग्राम दाना उसको मिला के अच्छी तरह से तो सानी बना दें, तो उसको खाएंगी तो उनका पेट भर जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि बच्चे जैसे हैं, तो बच्चे अगर 2-3 महीने के हो गए हैं तो उनको 100 ग्राम पर डे दाना, प्रतिदिन दाना उनको देना चाहिए। इसी प्रकार अगर बच्चे ग्रोथ रेट में हैं, जैसे 15-16 किलोग्राम के जैसे वजन प्राप्त कर रहे हों, तो उनको 300 ग्राम दाना देना चाहिए। और मार्केट के हिसाब से अगर आपके पास किसान भाइयों को सुविधा अच्छी हो तो अच्छा तैयार करने के लिए हम जो बकरे होते हैं उनको जैसे कि बधिया कर देते हैं। तो बधिया करने के बाद जो है उसको जब हम दाना जितना अच्छा क्वालिटी का देंगे और भूसा देंगे उस हिसाब से जो है और हरा चारा देंगे तो उनका जो है बहुत अच्छा वजन प्राप्त करते हैं, तो कम समय में ज़्यादा वजन प्राप्त करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जैसे गर्मी का दिन है तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अंतः एवं बाह्य परजीवी जो मतलब कि बकरियों को जैसे लगते हैं, ये जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अंतः एवं बाह्य परजीवी के लिए जो है आप समय समय पर, जैसे कि इसमें गर्मी का दिन है तो इसमें अवश्य जो है कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी कृमिनाशक दवा जो है बरसात जब समाप्त हो जाती है, अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, उस समय कृमिनाशक इनको अंतः परजीवी एवं बाह्य परजीवी के लिए देना चाहिए। और डायरिया से बचाने के लिए खासकर बच्चों को ध्यान रखें कि वो मिट्टी न चाटने पाएँ। जैसे मिट्टी चाटते हैं तो उसका जीवाणु जो है वो पेट में पहुंच जाता है, इन्फेक्शन से जो है डायरिया हो जाता है। तो डायरिया से ही बच्चों में बहुत हानि होती है। गर्मी के मौसम में भरपूर पानी पिलाएं उनको। असंक्रामक जो बीमारियां होती हैं जैसे पाचन हो गया, अपच हो गया, अफरा हो गया, जुखाम टाइप का हो गया, तो इस तरह की बीमारियों के लिए जैसे आप इलाज कर सकते हैं। बाकी गला घोटू है, PPR जैसे कि खासकर बकरियों में बहुत होता है, इंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी जैसे काफ़ी होती है, तो ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए इनका जो है आप टीकाकरण करा दें। टीकाकरण जो है हर साल जो है इसी मौसम में, जैसे कि बरसात शुरू होने से पहले जो है टीकाकरण करा लेते हैं, तो हमारी बकरियां साल भर के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमारा नंबर, निःशुल्क नंबर जो कि है 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आस्टर मशरूम की वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक पर जानकारी। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।